हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज है 12 अगस्त। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कौन से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पहले सेशन के स्टार्ट करने से पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएँ। तो आज बहुत अच्छे से आप लोगों ने सेलिब्रेट किया होगा। 7 बजे तक ही मुहूर्त था, तो आई होप कि सभी ने टाइमली सेलिब्रेट किया होगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आज का जो मोटिवेशन कोट है वो हम लोग देख लेते हैं। सफलता की 2 सीढ़ियाँ हैं, निराशा और असफलता। सफलता की 2 सीढ़ियाँ हैं, निराशा और असफलता। इन 2 सीढ़ियों से होकर ही लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि कभी आप असफल होंगे, निराशा होगी कि हम नहीं कर सकते हैं, नहीं अब हो पाएगा मेरे से, तो ये सारी चीज़ें माइंड में आती हैं। तो इन दोनों चीज़ों से होकर के ही अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प है, आत्मविश्वास है, तो धीरे धीरे करके आप सफलता तक पहुंच ही सकते हैं। तो आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए मेहनत करने का। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे पहले मैं नहीं बोलती हूँ चीज़ों को करने से पहले, तो आप क्या करिए, सेशन को देखने से पहले आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं कहना भूल जाता हूँ, आप लोग करते नहीं हैं, तो प्लीज़ इसको कर दिया करिए। बहुत मेहनत लगता है एक लेक्चर बनाने में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 अगस्त 2022 को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा से बचाने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च किया है। पहला तो देखना कौन लॉन्च किया है, तो वो है कृषि मंत्री। कौन है कृषि कल्याण मंत्री? वो है नरेंद्र सिंह तोमर है। उन्होंने क्या स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है? त्वचा रोग से पशु को त्वचा रोग से बचाने के लिए। वो कौन सी है? लंपी, क्योंकि लंपी रोग इस समय चल रहा है, जो कि हम लोगों ने बहुत पहले इसको डिस्कस किया था। तो उसी नाम से क्या किया, लंपी प्रोवैक नाम से वैक्सीन ये शुभारंभ किया है, लॉन्च किया है। और इस वैक्सीन को हरियाणा स्थित हिसार के, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, हरियाणा स्थित है क्या हिसार, हरियाणा में ही हिसार है। तो हिसार के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ने, किसने? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ने इसे क्या किया है? विकसित किया है। और इस अनुसंधान में बरेली स्थित इज्जत नगर के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने भी क्या किया है? सहयोग किया है। और ये जो मतलब बीमारी है, लंपी बीमारी है, लंपी स्किन डिसीज़ इसका नाम है। तो 2019 में जब से ये भारत में आई, तभी से ये संस्थान जो है वैक्सीन विकसित करने में जुटे हुए थे। अगर लंपी स्किन डिजीज़ की बात करें, इस रोग की बात करें, तो मवेशियों में होने वाला क्या है? एक संक्रामक रोग है। ये जो लंपी स्किन डिजीज़ है, ये संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग है। और जो पॉक्स विरिडे, एक मिनट मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, पॉक्स विरिडे, ये जो पॉक्स विरिडे परिवार का एक वायरस है, उसी के कारण ये होता है, जिसे नीथलिंग वायरस भी कहा जाता है। और इस रोग के कारण पशुओं की त्वचा पर क्या हो जाती हैं? ऐसे गांठें पड़ जाती हैं, लटकना, गांठें छोटी छोटी और लटकने लगती हैं, ये पड़ जाती है। और यह रोग त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली पर बुखार, बढ़े हुए सतही लिम्फ नोड्स और कई नोड्यूल की विशेषता है। तो ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 अगस्त 2022 को किसने नई दिल्ली में एशियाई क्षेत्रीय फोरम के वर्चुअल सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये किसने किया है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने किया है। नई दिल्ली में इसका क्या किया है? मेजबानी किया है। तो जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इसने निर्वाचन सदन में जो चुनाव को समावेशी बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए और सहभागी बनाने के लिए इस पर क्या किया है? मेजबानी कर रहा है। क्लियर। और इस बैठक के बाद जो आने वाले मंथ है, उसमें लोकतंत्र के लिए वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसकी मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? मैक्सिको के, जिसकी मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? ये इंपॉर्टेंट है जो बता रहे हैं, मैक्सिको के राष्ट्रीय चुनाव संस्थान द्वारा, मैक्सिको के राष्ट्रीय चुनाव संस्थान द्वारा ये की जाएगी। और चुनाव आयोग के अनुसार बताया गया कि वैश्विक शिखर सम्मेलन और क्षेत्रीय मंच की बैठकों का जो उद्देश्य है वो क्या है? दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय संगठन और चुनाव निकायों के बीच तालमेल को जन्म देना, तालमेल उत्पन्न करना और विश्व में चुनावी लोकतंत्र को क्या करना? मजबूत बनाना। ये क्लियर हो गया होगा। और इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? हमारे राजीव कुमार, वो
और चुनाव आयुक्त कौन है? अनूप चंद्र पांडे। ये क्या करेंगे? इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। क्लियर हो गया होगा। और इस बैठक में कौन है? मैक्सिको है, मॉरिशस है, फिलीपींस है, नेपाल है, उज्बेकिस्तान है, मालदीव के चुनाव प्रबंधन निकाय हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय IDEA है, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़ है, यानी कि AWEB कह सकते हैं, और IFES के प्रतिनिधि भाग लेंगे। तो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। और पहला जो सत्र होगा वह समावेशी चुनाव, यानी कि दूर दराज के क्षेत्र में जो युवा है, समुदाय है और नागरिक की भागीदारी बढ़ाने के विषय पर आयोजित होगा, जिसकी सह अध्यक्षता कौन करेगा? मॉरिशस और नेपाल के मुख्य चुनाव आयुक्त करने वाले हैं। ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तेलंगाना ने किया है। तो ये किसके लिए है? नेथन्ना जो योजना है तेलंगाना, तो यहाँ के तेलंगाना के जो CM है कौन है? चंद्रशेखर राव। कौन है? चंद्रशेखर राव। उन्होंने ही ये स्टार्ट किया। किसके लिए स्टार्ट किया गया है? जो हथकरघा और बुनकर हैं उनके लिए एक ये क्या है? जीवन बीमा है। उन्हीं के लिए ये बीमा स्टार्ट की गई है। और देश में अपनी तरह की ये पहली योजना है, जिसमें क्या होगा? 80 लाख बुनकर परिवार को इसमें क्या होगा? फ़ायदा होगा। 80 लाख बुनकर परिवार को फ़ायदा होगा। और यह योजना बुनकर जो परिवार होंगे उसको बीमा कवरेज देंगी। और ये आपको क्लियर हो गया होगा। और बात किया जाए कि इस योजना के तहत अगर किसी की अचानक में मृत्यु हो जाए सडनली, या दुर्घटना में बुनकर परिवार को दुर्घटना हो जा रही है या सडनली डेथ हो जा रही है, तो ये जो बुनकर परिवार है उनको 5 लाख रुपए का, कितने लाख का? 5 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। और इस योजना से बुनकर परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। और इसके लिए तेलंगाना सरकार ने किसके साथ साझेदारी की है? LIC के साथ साझेदारी की है। और इस योजना का सालाना प्रीमियम भी जो होगा वो सरकार के तरफ से ही भरा जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब इसी हथकरघा से ही संबंधित है, तो हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 अगस्त 2022 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? पहले तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए कि सामाजिक न्याय मंत्री कौन है। ये आपके हैं वीरेंद्र कुमार। तो इन्हीं के द्वारा क्या गया? स्माइल 75 पहल का शुभारंभ किया गया है। किया गया स्माइल 75। तो स्माइल 75 ये है क्या? चलिए इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखना है कि स्माइल का फुल फॉर्म क्या है। स्माइल तो S का मतलब है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड और I से हो जाएगा इंडिविजुअल्स, यहाँ लिख दे रही हूँ, और इंडिविजुअल्स फॉर L से हो जाएगा लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज ये इसका नाम अगर हिंदी में बोलें तो आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले लोगों की मदद। इसका फुल फॉर्म क्या हिंदी में? आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले लोगों की मदद। ये इसका क्या है? पूरा नाम है। तो इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड से क्या किया जा रहा है? स्टार्ट किया गया है। पूरे राष्ट्र के स्तर पर इसको स्टार्ट किया गया है। क्या है? स्माइल 75 पहल है। ये आपको नई दिल्ली में भी शुभारंभ इसका किया जाएगा। किसके द्वारा? इनके द्वारा, जो संस्कृति मंत्रालय हैं। और ये इसमें क्या किया जाता है? इसमें क्या किया गया है? 2025-26 तक के लिए इसमें 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। क्लियर? इसका उद्देश्य क्या है? तो जो बेसहारा लोग हैं और जो भिक्षा लेने वाले लोग हैं, इनकी समस्या को दूर करना, बेसहारा और भिक्षावृत्ति की समस्या को दूर करना। और जो शहर है, कस्बे हैं, नगर पालिका क्षेत्र है, उसको भिक्षावृत्ति मुक्त बनाना, फ्री कर देना और भिक्षावृत्ति में लगे लोगों के समग्र पुनर्वास को लागू करना, ये स्माइल योजना का क्या है? उद्देश्य है। और इस स्माइल 75 पहल के तहत जो NGO हैं या अन्य हितधारक हैं, उनके सहयोग से कितने 75 नगर निगम की क्या की जाएगी? पहचान की जाएगी। और भीख मांगने में लगे लोगों के लिए क्या किया जाएगा? कल्याणकारी उपाय लागू किए जाएंगे। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हाल ही में रूसी रॉकेट सोयूज ने किस देश के उपग्रह
उपग्रह खय्याम का प्रक्षेपण किया है। ये किस देश का खय्याम है? ये है आपका ईरान का खय्याम। तो खय्याम से संबंधित एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, हो सकता है आपको याद हो। चलिए अभी क्लियर कर दे रहे हैं, वो आपको याद आ जाएगा। रूसी रॉकेट है, ये क्या है? रूसी रॉकेट है। क्या नाम है इसका? सोयूज। इसने किस देश के उपग्रह को? तो ईरानी रूसी रॉकेट ने क्या किया है? ईरानी देश का जो सैटेलाइट है खय्याम, इसका प्रक्षेपण किया है। रूस ने क्या किया है? कजाकिस्तान से एक ईरानी उपग्रह लॉन्च किया है। कहाँ से किया है ये भी ध्यान रखना है। उपग्रह इसका ईरान का किया है और किससे किया गया? रूसी रॉकेट से किया गया। कहाँ से किया गया? कजाकिस्तान से किया गया। ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। और जिसका इस्तेमाल क्या किया जाएगा? जो यूक्रेन पर मॉस्को का आक्रमण है उसमें युद्ध के मैदान की निगरानी के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है। खय्याम जो उपग्रह है इसे कजाकिस्तान के कहाँ से? बैकोनूर से। कजाकिस्तान के बैकोनूर से। कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। और सोयूज रॉकेट पर मतलब लॉन्च किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें इसका है क्या? तो ये सैन्य लक्ष्यों की निगरानी बढ़ाने के लिए ये योजना है, सैन्य उपग्रहों की निगरानी बढ़ाने के लिए। और जो फारसी कवि और गणितज्ञ थे उमर खय्याम, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। और ये उपग्रह रशिया द्वारा बनाया गया है। क्लियर? इसमें एक हाई रिजोल्यूशन वाला कैमरा भी शामिल होगा जो तेहरान को, यानी ईरान की कैपिटल तेहरान को, इजराइल और फारस की खाड़ी में जो संवेदनशील सुविधाएं होंगे उनकी निगरानी के लिए ये क्या करेगा? निगरानी के लिए इसका यूज़ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू करने का निर्णय किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इसको किया है। तो अभी वहाँ शिवराज सिंह के उसमें कैबिनेट में क्या एक बैठक हुई है मंत्रालय में, तो उसमें कई मतलब प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें से ये मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना है, इसको आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसमें जो अनाथ बच्चे हैं, किसके लिए? मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद में जो अनाथ बच्चे उनके लिए क्या किया गया है? ये स्टार्ट किया गया है। और वहीं पर एक और है, जैसे कि सीएम नारी सम्मान कोष के लिए भी ये अलग से राशि जारी करने का निर्णय लिया गया। ये सारे इसमें बैठक में ये सारे डिसीजन लिए गए हैं। तो ये जो योजना है, कौन सा? बाल आशीर्वाद योजना जो है ये 18 वर्ष से अधिक आयु के, ये भी ध्यान रखना 18 प्लस के लिए है। 18 वर्ष से अधिक आयु के लिए जो अनाथ बच्चे हैं उनको स्पॉन्सरशिप दी जाएगी, आर्थिक सहायता दी जाएगी। और इस योजना में जो केयर लीवर्स जो होंगे उनको इंटर्नशिप के समय 5,000 रुपये हर माह, इंटर्नशिप के समय 5,000 रुपये प्रति माह, कितने साल के लिए? अधिकतम 2 वर्ष के लिए, अधिकतम 2 वर्ष के लिए दिए जाएंगे। साथ ही जो नीट है, जेईई है, क्लैट है, यहाँ से क्या किया जाएगा? पाठ्यक्रम में प्रवेश करने के लिए इनको आजीविका व्यय के लिए 5,000 रुपये हर माह दिए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो समस्त आर्थिक सहायता होगी, ये समय अवधि जो होगी ये 24 वर्ष की आयु, मतलब जो भी निर्धारित अवधि होगी या 24 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक ये दी जाएगी। और इसमें जो बच्चों के जो वैध संरक्षक होंगे उनके संयुक्त खाते में न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 18 वर्ष तक 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता और आयुष्मान योजना में जो चिकित्सा सहायता है वो इनको दी जाएगी। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैक्सिको के राष्ट्रपति ने वैश्विक शांति के लिए हाल ही में 3 सदस्यीय आयोग बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र को लिखित प्रस्ताव सौंपने की घोषणा की है। ठीक है। और कौन इसमें शामिल है? कौन एक शामिल, इसमें गलत हो गया, कौन एक इसमें शामिल है नहीं, बल्कि कौन इसमें शामिल है, कौन इसमें शामिल है ये होना चाहिए था। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें कौन आखिर शामिल है। तो ये जो आपके एक मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्हें शामिल किया गया है। और एंटोनियो गुटेरस हैं और पोप फ्रांसिस हैं। कौन है? एंटोनियो गुटेरस, पोप फ्रांसिस, ये तीनों को इसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया। तो यहाँ पे जो मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं, मैक्सिको के राष्ट्रपति जिसका नाम है मैनुअल लोपेज, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, टफ होता है इन लोग का नाम लेकिन लिख दे रहे हैं, बस एक बार ध्यान में रखे रहिए, बहुत ज़्यादा इसमें फोकस करने की जरूरत नहीं है। एंड्रोस मैनुअल लोपेज। तो इन्होंने क्या किया है? विश्व शांति और समझौते को बढ़ावा देने के लिए एक आयोग बनाया
और इस आयोग को बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र को एक लिखित प्रस्ताव पेश करने की योजना बनाई और इसमें 5 साल की अवधि के लिए, कितने साल के, 5 साल की अवधि के लिए, 5 साल की अवधि के लिए बनने वाले ये जो आयोग बनेगा 5 साल के लिए बनेगा और इसमें नरेंद्र मोदी, एंटोनियो गुटेरस और पोप फ्रांसिस, इनको क्या किया गया है, इनको शामिल करने के लिए इनके नाम को प्रस्तावित किया गया है। और इस आयोग का उद्देश्य क्या होगा, तो दुनिया भर में जो युद्ध हो रहे हैं उनको रोकने के लिए और कम से कम 5 साल के लिए एक संधि करने के लिए समझौता करना होगा। ये तीनों मिलेंगे, ये तीनों जिसका नाम प्रस्तावित है, और जल्द ही हर जगह युद्ध को रोकने का प्रस्ताव पेश करेंगे। कम से कम 5 साल के लिए संधि करने के लिए किसी समझौते पर ये लोग क्या करेंगे, पहुंचेंगे। और इससे क्या होगी, जो दुनिया भर की सरकारें वो अपने लोगों के लिए, स्पेशली जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद करने के लिए खुद को क्या करेंगे, समर्पित कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 से 14 अगस्त 2022 तक किस राज्य में नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो कब किया जाएगा, ये है उत्तराखंड। कब से कब तक, 12 से 14 अगस्त, ये ध्यान रखना है। 12 से 14 अगस्त तक ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर, मैंने बताया उत्तरकाशी जनपद जो है वहाँ के मुख्यालय के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में। उत्तराखंड में यह प्रतियोगिता पहली बार आयोजित की जा रही है। उत्तराखंड में ये जो प्रतियोगिता है पहली बार आयोजित की जा रही है। और चैंपियनशिप के दौरान जो स्पीड क्लाइंबिंग, लीड क्लाइंबिंग, बोल्डरिंग क्लाइंबिंग प्रतियोगिताएं ये सब आयोजित होंगी और इसमें देश भर के 7 टीमों के करीब 250 क्लाइंबर, यानी क्लाइंबर का मतलब पर्वतारोही, हिस्सा लेने वाले हैं। और ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन और निम जो है ये संयुक्त रूप से कर रहे हैं। कौन कौन, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन और निम, ये संयुक्त रूप से कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत सबके लिए आवास मिशन कब तक जारी रखने की हाल ही में स्वीकृति दी है। तो ये कब तक, 31 दिसंबर 2014। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। कब तक इन्होंने बढ़ा दिया है, 31 दिसंबर 2014 तक जारी रखने की स्वीकृति दी है। और इसमें इस योजना के अंतर्गत हर साल क्या होता है, 31 मार्च तक स्वीकृत 122 लाख से अधिक आवासों को पूरा करने के लिए ये जो वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। और देश के शहरी क्षेत्र में सभी जो योग्य लाभार्थी हैं व इसके लिए जो पात्र हैं उनको पक्का मकान उपलब्ध कराने की यह एक केंद्र सरकार की योजना है। ये आपको ध्यान रखना है। और इस योजना को 2015 में कब किया गया था, 2015, जून 2015 में। ये इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन वाला है, शहरी वाला है, इसको जून 2015 में ये स्टार्ट किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनको 2022 तक, शहरी क्षेत्र के लोगों को 2000, ये भी ध्यान रखिएगा कब तक लक्ष्य था, 2022 तक आवास उपलब्ध कराना है। और इसका कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है, जो आवास और शहरी मंत्रालय है उसी के द्वारा ये किया जा रहा है। तो यह जो शहरी गरीबों के बीच शहरी आवास की, जो शहरी गरीब हैं, झुग्गीवासी लोग हैं, उनके बीच शहरी आवास की जो कमी है उसके लिए, उसके स्थान पर जो शहरी गरीब के लिए क्या है, पक्के घर सुनिश्चित कराना इसका क्या है, उद्देश्य है। तो सभी घरों में पानी की आपूर्ति, बिजली, रसोई घर, शौचालय, ये सारी बुनियादी सुविधाएं इसके अंतर्गत प्रदान की जाती हैं। और यह योजना जो है महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम से घरों का स्वामित्व प्रदान कर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 अगस्त 2022 को किस देश के नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया गया है? तो सिंगापुर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि सिंगापुर का प्रतिष्ठित हरित स्थल पदांग जिसका नाम है, जहां से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कब, जुलाई 1943 में, इंपॉर्टेंट डेट है ये, ध्यान रखिएगा, जुलाई 1943 में क्या किया था, 43 में दिल्ली चलो का नारा दिया था। यहाँ से जुलाई 1943 में दिल्ली चलो का क्या किया था, यहाँ से इन्होंने नारा दिया था। और इसी को शहर के राष्ट्रीय दिवस पर, मतलब सिंगापुर का क्या है, 9 अगस्त को राष्ट्रीय दिवस है, तो उस दिन इसको क्या किया गया, स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। और यह साइट जो है सिंगापुर में 74 अन्य राष्ट्रीय स्मारकों की सूची में शामिल होने वाला पहला हरा खुला स्थान होगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बारे में कुछ और फैक्ट आपको बताते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि 9 अगस्त को
सिंगापुर का क्या है, राष्ट्रीय दिवस है और इसी दिन इसको शामिल किया गया। और यहीं से 1943 में बोस ने यहीं से दिल्ली चलो का नारा दिया था। और इसका ये आज़ाद हिंद फौज, ये भी ध्यान रखना है, आज़ाद हिंद फौज का संबोधन भी किया था। और आज़ाद हिंद फौज की जो संस्थापक हैं वो कौन है, कैप्टन कौन है, कैप्टन मोहन सिंह है। ये आपको ध्यान रखना है और ये तो क्लियर हो गया होगा। और ये ध्यान रखना है कि पराक्रम दिवस जो हम लोग मनाते हैं 23 जनवरी को, ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उस पर ही मनाया जाता है। और हरिपुरा अधिवेशन 1938 में इन्होंने ही, हरिपुरा अधिवेशन के जो हेड थे वो बोस जी ही थे, ये भी ध्यान रखना है। और फॉरवर्ड ब्लॉक का भी इन्होंने, बोस ने ही स्टार्ट किया था। और इनकी एक पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल, क्या है, इंडियन स्ट्रगल, ये भी पूछा है, कई बार एग्जाम में पूछा है। इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है वो उसके भी कौन है लेखक, यही सुभाष चंद्र बोस हैं। तो ये आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलते हैं फटाफट रिवीजन करते हैं। अगस्त 2022 में किसे AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया, सुनील छेत्री को। महिला में मनीषा को चुना गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र का लोकार्पण किया, पानीपत हरियाणा। किस देश के टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स से संन्यास की घोषणा की, अमेरिका। बनसेरा बासग्राम समाचारों में ये किससे संबंधित है, तो ये बास उद्यान से संबंधित है। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन शपथ लेंगे, UU ललित लेंगे। किस राज्य विधानसभा ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लागू करने और राज्य जनसंख्या आयोग की स्थापना करने का संकल्प लिया, मणिपुर। कर्नाटक सरकार ने किसे कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की, पुनीत राजकुमार। 44वां शतरंज ओलंपियाड में ओपन श्रेणी में कौन सा देश शीर्ष पर है, उज्बेकिस्तान। थर्ड पर कौन है, भारत है। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है, 10 अगस्त को मनाया जाता है। परवाज अभिनव मार्केट लिंकेज योजना कहाँ शुरू की गई है, जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।